नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको पाकिस्तान के पार्ट टाइम पीएम की बौखलाहट दिखाएंगे, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत से 3 नहीं बल्कि 300 जंग करने के लिए तैयार है। इसलिए पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है और समझाने की भी कि जब जेब तंग हो तो जंग की बात नहीं की जाती है। फिर देखेंगे कैसे मध्य प्रदेश में मोहनराज में बुलडोजर फुल स्पीड पकड़ रहा है। कल भोपाल के बाद आज उज्जैन में अवैध मीट शॉप पर बुलडोजर चला। इसके बाद इसके अलावा क्या क्या हुआ, सीएम मोहन का काले शीशे वाला ऑर्डर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। आज सत्ता में संसद वाले स्मोक कांड की भी बात करेंगे, जिसमें अब नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। 4 मोबाइल, सीसीटीवी और लाल डायरी। आज हम आपको बताएंगे साजिश के वो राज जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो अलग से याचिका दाखिल करें। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। 9 साल पुराने नाबालिग से रेप केस में कोर्ट ने विधायक को 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था। आज से राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभाल ली, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन उससे पहले पूजा पाठ हुआ, साधु संतों को अलग मंच दिया गया। अब राजस्थान में कैसे हिंदुत्व पर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है, इसे भी आपको समझाएंगे। और ठंड अब रोज नए नए ट्रेलर दिखा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शिमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। इसलिए तैयारी कर लीजिए, ठंड और प्रचंड होने वाली है। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के मानचित्र पर बहुत सारे देशों के लिए एक सिरदर्द के रूप में जीवित है, जहां महंगाई दर 30% है, गली नुक्कड़ पर आटे और पेट्रोल के दाम चर्चा और छीना झपटी का विषय बने हुए हैं। सोचिए, उस देश की सत्ता अगर जंग की बात करे तो यह कितना हास्यास्पद है। इसलिए आज पाकिस्तान के लाफ्टर चैलेंज की बात करना जरूरी है, जिसके मेन कैरेक्टर हैं पाकिस्तान के केयरटेकर या यूं कहिए पार्ट टाइम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर, जिनकी खुद के मुल्क में ना तो बहुत ज्यादा इज्जत है ना ही हैसियत है। सोचिए, वो भारत को वो शख्स जंग की बात कर रहा है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 300 बार जंग की बात कर रहा है। दरअसल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसका दर्द पाकिस्तान को सोते जागते हो रहा है। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान से बौखलाहट वाले बयानों की सीरीज लॉन्च हो चुकी है और अब उसका नया एपिसोड आया है। पाकिस्तान के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री गुरुवार को अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संसद में पहुंचे और उनकी जुबान पर वही शब्द था जिसका राग अलापना पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों की फितरत रही है, यानी कश्मीर। सबसे पहले आप अनवर उल हक काकर का बयान सुनिए, फिर सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी खोलेंगे जो पाकिस्तान को बहुत जोर से चुभेगी। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग तोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी के ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान अचानक से जंग की बातें क्यों करने लगा। आखिर पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री में इतनी बौखलाहट क्यों है, तो उसकी वजह 2 हैं। 2 दिन पहले संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पीओके वाला बयान, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को अवैध कब्जे वाला पीओके हाथ से निकलने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की बेचैनी की दूसरी वजह है पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव, जिसमें सत्ता जाने का डर है। और चुनाव वाले माहौल में कश्मीर और जंग की बात करना पाकिस्तान में हमेशा से ट्रेंड रहा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर प्रेशर की तीसरी वजह मुल्क के हालात हैं, जहां आए दिन दाने दाने के लिए दंगे हो जाते हैं, जहां आवाम सोते जागते उठते बैठते हुक्मरानों को भर भर कर कोसती है।
पाकिस्तान ये सोचकर भी बेचैन है कि कंगाली में चीन को गधे बेच बेच कर उसे पैसे लाने पड़ रहे हैं और आईएमएफ से लेकर कई दूसरे देशों के सामने बार बार हाथ फैलाने की नौबत लगातार आ रही है। ऐसी बौखलाहट में इस तरीके के बयान जुबान से निकलना पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन पीओके की संसद में जाकर काकर को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, उसका जवाब है अमित शाह का संसद में पीओके वाला बयान। वो भी आपको सुनवा देते हैं। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हमने सत्ता की कुछ ऐसी कुंजी बनाई है जिससे उसकी शर्म का मीटर थोड़ा और तेजी से भागने लगेगा। इसके लिए हम उस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े आपको दिखाते हैं जो पहले से वेंटिलेटर पर है और पूरा मुल्क दूसरे देशों की कर्ज वाली ऑक्सीजन से किसी तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में महंगाई दर 29.2% है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश है, जबकि एशिया में वो आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान पर चीन का $1.5 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान पर इतना कर्ज है जिसका ब्याज देने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है और ऐसा देश अगर जंग की बात करे तो ये किसी भी मजाक से कम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के पार्ट टाइम पीएम को कहां ध्यान देना चाहिए ये हम उन्हें बता देते हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 63,868 अरब पाकिस्तानी रुपए का लोन है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $35 लाख हो गया है, जो फरवरी में $3 अरब था। पाकिस्तान के रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 275 रुपए हो गई है। आवाम दाने दाने को मोहताज है क्योंकि 1 किलो चीनी 200 रुपए, 1 किलो आटा 180 रुपए, 1 लीटर दूध 200 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल 280 रुपए में मिलता है। वैसे हम चाहते तो हैं आज पाकिस्तान और भारत की सैन्य तुलना भी कर सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि असल में पाकिस्तान युद्ध नहीं बल्कि दया का पात्र है और फिर भी अगर उसे जंग की बात करनी है तो वो चाहे तो पिछले 4 युद्ध की बैलेंस शीट देख सकता है। वैसे आज पाकिस्तान के पार्ट टाइम पीएम को यह भी सोचना चाहिए कि वो जंग लड़ेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में टैंक में भी तेल भराने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को अपने सभी युद्धाभ्यास रद्द करने पड़े थे। वॉर एक्सरसाइज में टैंक में तेल भराने के पैसे नहीं थे। सेना के डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें रिजर्व फ्यूल और साजो सामान की कमी बताई गई थी और कहा गया था कि दिसंबर तक सभी वॉर एक्सरसाइज रद्द की जाती हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं देश की रॉकेट शक्ति की, जो रॉकेट की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है। दुश्मन चाहे किसी भी फ्रंट पर हो, किसी भी दिशा से साजिश रच रहे हो, वो भारत की अचूक शक्ति के शिकार बन जाएंगे। हिंदुस्तान की सैन्य पावर में अब बहुत जल्द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की एंट्री होने वाली है, जो दुश्मन कैंप में भारी तबाही लाने का मादा रखता है। सबसे पहले आपको पिनाका रॉकेट और उस रॉकेट सिस्टम से परिचय करवाते हैं जिसके जरिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद दुश्मनों के होश उड़ाने वाले सरकार के फैसले की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है ये। इसमें पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसके अलावा अलग अलग वेरिएंट 7 किलोमीटर के नजदीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट्स की गति 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब करीब 5,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह रॉकेट दुश्मन पर प्रहार करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो 1 सेकंड में पिनाका रॉकेट 1.61 लगभग 1.5 किलोमीटर की गति से हमला करता है। यह ताकत एक पिनाका रॉकेट प्रणाली की है या फिर एक पिनाका रॉकेट सिस्टम की खूबियां ये हमने आपको बताई। यहां पर दुश्मनों को हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से 6,400 पिनाका रॉकेट की खरीद के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है।
मतलब बहुत जल्द थल सेना को 6,400 पिनाका रॉकेट्स मिलेंगे। बताया जा रहा है कि यह डील करीब 2800 करोड़ रुपए की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हाल ही में हुई रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में 2 प्रकार के रॉकेट्स के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन रॉकेट्स को एरिया डिनाइल म्यूटेशन टाइप 2 और एरिया डिनाइल म्यूटेशन टाइप 3 नाम से जाना जाता है। ये रॉकेट्स पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रॉकेट लॉन्चर्स देश को हवाई कवच और सीमाओं पर दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन लॉन्चर सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऐसे ही पिनाका के नाम से दुश्मन नहीं कांपते हैं। ऐसे ही पिनाका के लिए करोड़ों की डील नहीं होती है। इसकी ताकत, मारक क्षमता इतनी अचूक है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। आपको बताते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसे देश की रक्षा शक्ति का एक मजबूत सिपाही है, जो एक आदेश पर बारूद की बौछार कर सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन से लैस होता है। यह क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में माहिर है, मतलब ऐसे हथियार जो दुश्मन टैंक को सेकंडों में नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। मतलब दुश्मन जमीन के कितने भी अंदर छिपा हो, पिनाका से प्रहार से उसको बचाना मुश्किल है। पिनाका रॉकेट 100 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पिनाका की व्यापार और अचूक शक्ति की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यह हिंदुस्तान की सेना के लिए क्यों खास है, इसे आपको कुछ खासियतों के बारे में इसकी भी बता देते हैं। पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी है, मतलब भारत में ही तैयार हुआ है। डीआरडीओ ने पिनाका को विकसित किया है। पिछले साल पिनाका रॉकेट सिस्टम के 24 टेस्ट किए गए थे, मतलब ये अपनी ताकत का सबूत कई बार दे चुका है। सशस्त्र बलों को इसकी आपूर्ति की जा चुकी है। आपको बता दें, इस सिस्टम की शुरुआत 1986 में हुई थी। सबसे खास बात यह कि पिनाका की डिमांड दुनिया भर में है। आर्मेनिया समेत कई देशों में भारत ने इसका निर्यात भी किया है। सिर्फ कुछ सेकंड के न्यूज रील्स में पिनाका की ताकत वाला ट्रेलर देखिए। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे पिनाका ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को चुन चुनकर मार गिराया था। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर 70 किलोमीटर से भी दूर बैठे हुए दुश्मन को निशाना बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल हर मौसम में हर लोकेशन पे किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है और आप यहाँ पर मेरे पीछे ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ ने निर्मित किया है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि ये हर मौसम में हर परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा सकता है और वहां पर भी इसको प्लेस किया गया है और पाक सटी हुई सीमा पर भी इसकी प्लेसिंग की गई है। पिनाका एक सक्सेस स्टोरी है और 4 रेजिमेंट ऑलरेडी आ चुकी हैं। 2 मेजर इंडियन कंपनीज ने उसको बनाया है और ये एक सिस्टम है जो 75 किलोमीटर तक एक्यूरेट फायर कर सकता है। हमारे को अगर देखा जाए तो गन और रॉकेट सिस्टम में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हमारे पास है। कंप्लीट एमिनेशन और इसका फ्यूज़ हिंदुस्तान में बन रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत में बना हुआ एक हथियार है जो बहुत ही इफेक्टिव है। देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से फायर करता और जहाँ पर ये गिरता है वहाँ पर बहुत कैजुअल्टी करता है और ख़ास तौर से अगर ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं, गन पोजीशन है, रॉकेट सिस्टम है या ट्रुप्स हैं वहाँ पर, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। फायर करने के तुरंत बाद ये जगह बदली भी कर सकते हैं। इनका ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, रिमोट से भी फायर कर सकते हैं। वैसे तो सालों से पूरी दुनिया पिनाका के पराक्रम से परिचित है, लेकिन हर दौर में भारत ने पिनाका को अपग्रेड किया है, इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया है।
इसे और भी ज्यादा घातक और विनाशक बनाया है। हम आपको पिनाका के 3 वेरिएंट्स के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा मात्र से दुश्मन सेना डर जाती है। एक नाम है पिनाका MI1, इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। दूसरा नाम है पिनाका MK2, इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। तीसरा और सबसे लेटेस्ट नाम है पिनाका MK3, यह अभी बन रहा है, इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। मतलब इससे निकले रॉकेट 90 किलोमीटर के अंदर टारगेट को खत्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जो नए पिनाका रॉकेट सेना को मिलने जा रहा है, यह खासतौर पर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए है। जब पाकिस्तान का जिक्र हो ही चुका है तो आपको पिनाका के उस पराक्रम से भी परिचित करा देते हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान देखने को मिला था। कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका से निकले रॉकेट ने दुश्मन कैंप में खलबली मचा दी थी। इसके रॉकेट को ट्रक पर लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया था। वहां पर इस रॉकेट ने दुश्मन के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी थी। ऊंचाई वाली चोटी पर घात लगाए बैठे दुश्मन को अपने बंकरों को छोड़कर भागना पड़ा था। इस दौरान कई मारे भी गए थे क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिलता। और सत्ता में अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन हर बदलते दिन के साथ तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कल भोपाल के बाद आज उज्जैन में भी बुलडोजर चला है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी के घर पर कल बुलडोजर चलाया गया था, जबकि आज उज्जैन में अवैध मीट शॉप और खुले में मांस बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया गया। बुधवार को शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े ऐलान किए थे। पहला, धार्मिक स्थलों से अनियंत्रित लाउडस्पीकर हटेंगे। दूसरा, खुले में मांस, मछली और अंडे नहीं बिकेंगे। उनके इस ऐलान के बाद पूरे राज्य में बुलडोजर दौड़ रहा है। अवैध मीट शॉप या फिर बंद हो रहे हैं या फिर उन पर बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित करने में लग गई है कि सड़क किनारे कहीं भी खुले में किसी तरीके से मांस, मछली और अंडा ना बिके। सीएम मोहन यादव के आदेश को सख्ती से पालन कराने में उज्जैन प्रशासन काफी एक्टिव दिख रहा है। बुधवार को शपथ लेने के बाद सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में महाकाल की पूजा अर्चना की थी। उनकी इस यात्रा के बाद से ही एक्शन शुरू हुआ। उज्जैन में अब तक करीब 10 दुकानों को सील किया जा चुका है। कई जगहों पर अस्थायी दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया जा चुका है। उज्जैन नगर निगम ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि मीट की दुकानें खुले में नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए कांच की शीट या कोई पारदर्शी शीट लगानी होनी चाहिए। ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की सीमा के भीतर संचालित नहीं होंगी, जिसके बाद दुकानदार काली शीट से दुकानों को कवर करने में अब लग गए। उज्जैन में खुले में मीट बेचने वाले दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है तो भोपाल में उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं जिसकी आवाज तय सीमा से ज्यादा थी। भोपाल नगर निगम ने अवैध लाउडस्पीकर और खुले में मांस बेचने वालों को हटाने के लिए ट्रिपल एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले अलग अलग बाजारों, मोहल्लों में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों से खुले में मांस नहीं बेचने की अपील की जा रही है। दुकानदारों को 7 दिन में दुकान में काला शीशा लगाने और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। अगर दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया तो ऐसे अवैध दुकानों को सील किया जाएगा या बुलडोजर चलाकर उसे हटा दिया जाएगा। वैसे सरकार के इस फैसले का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है। वो मीट दुकानदार भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं जो वैध तरीके से मीट बेचते हैं। हालांकि सरकार के अनाउंसमेंट और बुलडोजर चलने का असर बाजारों में दिखने लगा है। कल कुछ धार्मिक स्थलों के केयरटेकर्स ने खुद ब खुद लाउडस्पीकर उतार लिए। वो कह रहे हैं कि हम सरकारी आदेश का पालन करेंगे। दुकान का लाइसेंस रिन्यू करवा लें और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह बनवा लें। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फरमान जारी किया कि खुले में मांस और अंडे बिक रहे हैं तो वो बंद कर दिए जाएंगे, उसे कवर अप कर रखना होगा। और फिलहाल एक्शन मोड वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नगर निगम का अमला उन बाजारों में पहुंचा है जहां पर इस तरह से
खुले में मांस बिक रहा है। दुकान का लाइसेंस रिन्यू करवा लें और खुले में मांस बनना नहीं रुकेगा। और खुले में मांस बनना नहीं रुकेगा। एक नंबर काम है साहब, लगने में कांच लगना चाहिए, खुले में बिकना नहीं चाहिए, ब्लैक फिल्म होना चाहिए, साफ सफाई दिखती है उससे। कुछ लोग ऐतराज करते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। सब लोगों के लिए नियम लागू होना चाहिए। 3 बजे बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निगम के द्वारा। सर, मांस विक्रेताओं को वार्निंग दी जा रही है कि 7 दिवस के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा लें एवं सरकार की गाइडलाइन का पालन करें एवं मांस का विक्रय कांच के अंदर ही करना है, अन्यथा प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मीट इधर उधर ना फेंके। कटिंग करते समय अपने मीट की दुकान के आगे ग्लास के भीतर ही कटिंग करें। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में मुनादी इत्यादि की कार्रवाई भी की गई है। अभी लगभग 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनके द्वारा खुले में मांस का विक्रय किया जा रहा है और कुछ दुकानों को जो सड़क किनारे लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है। लाइसेंस नहीं होगा वह कार्रवाई का पात्र होगा एवं उसकी दुकान सील कर दिया जाएगी। कल समन्वय बैठक सभी धर्मगुरुओं से और सभी जगहों पे हुई है, तो लोगों ने जो ये निर्णय लिया गया है उसका स्वागत किया है और स्वतः अपनी इच्छा से इस प्रकार का जो हमें मापदंड तय किए गए उनके अनुरूप वो कार्रवाई कर रहे हैं। तय किया गया है कि 75 डेसिबल जो कि एक लिमिट होती है, लिमिट उसमें तय की गई है, उनका पालन किया जाए, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से एक टीम बनेगी जिसमें खास तौर पे जो एडीएम और जो जिला मजिस्ट्रेट की उसमें अध्यक्षता में होगी। मोहन यादव सरकार के फैसले पर कल थोड़ी बहुत राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन आज इस पर राजनीतिक खामोशी है। सरकारी बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है और कानून को नहीं मानने वाले अब डरे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश में यूपी के बुलडोजर मॉडल को लागू कर रहे हैं? पिछले 48 घंटों में बुलडोजर ने जो ट्रेलर दिखाया है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। वैसे हार्डकोर हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल का संकेत सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं है, बल्कि राजस्थान से भी आ रहा है। राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा ने नए मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। जयपुर में करीब 1 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। राजस्थान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंचे थे। इन तस्वीरों के अलावा जिस एक चीज ने सबका ध्यान खींचा वो वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के एक साथ बैठने की तस्वीर थी। इस दौरान तीनों बातचीत करते और हंसते मुस्कुराते नजर आए। इस एक तस्वीर की काफी चर्चा होती भी रही है। वैसे शपथ के दौरान सिर्फ इन्हीं तस्वीरों की चर्चा नहीं हुई, बल्कि शपथ स्थल पर साधु संतों के लिए बनाए गए एक अलग मंच भी चर्चा का विषय रहा। आज जयपुर में शपथ ग्रहण के लिए 3 मंच बनाए गए थे। एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम थे। दूसरे मंच पर केंद्रीय मंत्री और अलग राज्यों के सीएम और वरिष्ठ नेता थे, जबकि तीसरा साधु संतों के लिए था। संतों के लिए बना यह खास मंच बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, शपथ से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद भैरवा ने शपथ लेने से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी पूजा पाठ के बाद पद ग्रहण किया। शपथ ग्रहण में साधु संतों को अहमियत और पूजा पाठ के बाद अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या राजस्थान की सरकार हार्डकोर हिंदुत्व के मॉडल पर चलने वाली है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का एजेंडा सबको पता है, लेकिन आम लोगों का पेट इससे नहीं भरेगा। इसके लिए राज्य का विकास जरूरी है, ना कि ऐसी चीजों का। एक बार आप राजस्थान से आई आज की तस्वीरें देखिए, जिससे आपको भजनलाल शर्मा सरकार की भविष्य की कुंजी समझ में आ जाएगी। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सबसे पहले मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं, गोविंद देव जी के। उसके बाद गौशाला में जो मेरे कार्यक्रम रहते हैं उस हिसाब से गौशाला में आऊँ। निश्चित रूप से संतों का आशीर्वाद भी लिया है, गुरु जी हैं उनका आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद दे दी बेटा को, आशीर्वाद दे दी। ये सब भगवान की लीला है। हाँ, सब भगवान की लीला है बेटा, सब काम भगवान की लीला तो है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो एकदम। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी ख़राब है, हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, बीजेपी का एजेंडा सबको पता है कि एक पोलराइजेशन की राजनीति करते हुए वोट लेना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। राजस्थान में एक चीज़ तय है कि ये एजेंडा कितना भी कर लें, लेकिन पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी चाहिए। वैसे राजस्थान के चुनाव में कन्हैयालाल की हत्या, जयपुर बम धमाकों के आरोपियों के बरी होने और अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने का मुद्दा खूब उठाया गया था। चुनाव के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक में अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाया था। ऐसे में विपक्ष को इस बात की आशंका सता रही है कि राजस्थान की नई सरकार हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा सकती है। सत्ता में बात करते हैं संसद वाली साजिश की, जो पिछले 2 दिनों से पूरे देश में चर्चा और बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है। वैसे जो खुलासे हो रहे हैं उससे यह मामला भी बेहद गंभीर होता जा रहा है। सत्ता में आज हम आपको संसद में साजिश वाली कहानी की अगली सीरीज दिखाने वाले हैं, जिसमें डायरी में दर्ज राज है, मास्टरमाइंड है, मोबाइल वाला प्रपंच है, एफआईआर वाला एक्शन भी है। इस पर हमने सत्ता की 3 कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी लाल डायरी वाली है, जो खुफिया एजेंसियों को आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर से मिली है। दूसरी कुंजी में मोबाइल वाला षड्यंत्र है, कैसे राज को छिपाने के लिए मोबाइल को गायब कर दिया गया, सबूतों को मिटाने के लिए साजिश रची गई। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और तीसरी कुंजी एफआईआर वाली है। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर से खुलासा हुआ है। जो खुलासा है वो बहुत चौंकाने वाला है। इसमें जूते वाली साजिश को डिकोड करने वाली थ्योरी है। पहली कुंजी की शुरुआत उस लाल डायरी से, जो पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए रहस्य का विषय बनी हुई है। लखनऊ में सागर शर्मा के घर से खुफिया एजेंसी को लाल डायरी मिली। इसमें 30 लोगों के नाम लिखे हैं, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं। खास बात यह कि डायरी में क्रांतिकारी विचार वाली कविताएं लिखी हुई हैं। इसका कुछ अंश आपको हम बताते हैं, जिससे अंदाजा होगा आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था। डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग है। एक दिन आएगा जब अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, हर सुख त्यागने की क्षमता रखने वाला ताकतवर होता है। सवाल है आगे क्या होगा। दरअसल जांच एजेंसियां डायरी में लिखी बातों को समझ रही हैं। लाल डायरी से सागर के कई राज खुल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सागर शर्मा के आवाज से जांच एजेंसी को एडोल्फ हिटलर की किताब मेरा संघर्ष भी मिली है। इसके अलावा कई जासूसी किताब और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये सारे दस्तावेज जांच एजेंसी अपने साथ ले जाएगी। इस साजिश का बड़ा किरदार ललित झा है, जिसने कई घंटों तक पुलिस को चकमा देने के बाद कल सरेंडर किया था। आज ललित झा की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में उसको भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस ललित झा से एक सच उगलवा रही है। आपको बता दें, ललित झा वही आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। अब तक जो खुलासे ललित झा ने किए हैं, उसके मुताबिक संसद में घुसपैठ की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। संसद के बाहर घटना के वक्त ललित भी मौजूद था। आरोपियों के पकड़े जाने पर ललित झा मौके से फरार हो गया। राजस्थान के नागौर में ललित को उसके दोस्त महेश ने होटल में कमरा दिलवाया था। हालांकि अब ललित पुलिस की गिरफ्त में है और नए नए राज लगातार खोल रहा है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा मोबाइल वाला है।
जैसा कि बताया जा रहा है कि ललित झा ने राजस्थान पहुंचते ही चारों आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए थे। 13 दिसंबर को इन्हीं मोबाइल से लगातार वीडियो बनाए गए थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया था। कई व्हाट्सएप चैट भी इससे की गई थी। पुलिस के लिए अगला काम मोबाइल में मौजूद जो भी सामग्री थी उससे पर्दा उठाना है। मोबाइल से यह पता भी चलेगा कि आरोपी किसके संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच अब काफी हद तक टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर टिक गई है। पुलिस सभी आरोपियों की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस ने विजय चौक और संसद के आसपास का डंप डेटा भी कलेक्ट किया है और संसद तक के सीसीटीवी के जो फुटेज है, जो सड़क के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की है। ये वो मोबाइल नंबर हैं जिन पर इन सभी आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में बातचीत की थी। एक बड़ा सवाल जो आज तक हर किसी को परेशान कर रहा है कि संसद में कड़ी सुरक्षा होती है, इसके बाद भी संसद के अंदर कलर कैनिस्टर कैसे पहुंच गए? इस सवाल का जवाब पुलिस की एफआईआर से मिला है। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। पहला खुलासा यह कि आरोपी ने लेफ्ट जूते में कैविटी बनाकर स्मोक स्टिक रखी थी। दूसरा खुलासा यह कि जूते में एक्स्ट्रा रबड़ लगाई गई ताकि किसी को शक ना हो। सुरक्षा जांच से बचने के लिए खाकी जुराब पहनी गई थी। पुलिस वाले भी यूनिफॉर्म के साथ खाकी जुराब पहनते हैं और जूते की जांच नहीं होती। रेकी से इन लोगों ने यह पता कर लिया था। एक तरफ पुलिस इस साजिश को डिकोड करने में जुटी है, दूसरी ओर संसद की सुरक्षा में सेंध पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल हंगामे के बाद 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। आज निलंबन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को बयान देना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। And request the leader of the opposition, leader of the house and floor leaders to see me in my chamber. आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए। इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षित रखूंगा। कहीं न कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि उनके हाथों में देश की संसद सब महफूज नहीं है। संख्या 181। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सहानुभूति बनाए जा रहे हैं उनसे और संसद को सर पे उठा ले रहे हैं। तो ये अगर सब कुछ जोड़ के देखिए तो ऐसा लग रहा है कि तो इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग उससे इस घटना में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।